हेलो एवरीवन। चलिए दोस्तों, तो सितंबर 25 से फाइनल एग्जाम्स कंप्लीट, उससे हमें कई सारी टिप्स मिलती है। जनवरी 26 मई 26 की सारे पेपर का रिव्यू अपन देखेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आईबीएस। मोरलेस सारे पेपर्स आपके एवरेज थे एक्सेप्ट आईबीएस जो टफ था, और उसके लिए मैंने पूरा पेपर पढ़ा, एफआर ऑडिट के क्वेश्चन सॉल्व किए और एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करी है कि कैसे इसे प्रिपेयर करना है बेटर फॉर जनवरी और मई 26, जो अपन आखिरी में बात करेंगे। सब्जेक्ट वाइज आगे बढ़ते हैं। मैं आपको साथ साथ में ये भी बता दूंगा मैंने कहाँ पर कौन से अमेंडमेंट्स आपको पढ़ने, तो मैंने ये पूछ लिया है फ्रॉम द अदर फैकल्टीज ऑल्सो फॉर द अदर सब्जेक्ट्स। आई शेयर दैट विथ यू, प्लस अपनी किताबें, लेक्चर्स, बुक्स वगैरह उसके अपडेशंस की इंफॉर्मेशन, स्टार्टिंग फर्स्ट विथ एफआर। दोस्तों, एफआर का पेपर नंबर 1 रिपीटेटिव क्वेश्चन से भरा हुआ था डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। इनफैक्ट वो क्वेश्चन जो आरटीपी, एमटीपी, स्टडी मटेरियल यानी एक से ज्यादा जगह इंस्टीट्यूट में रखे हुए थे, उनमें से क्वेश्चंस पूछे गए ज्यादा। सेम क्वेश्चन भी पूछे विद फिगर्स डिफरेंस, और कुछ क्वेश्चन में थोड़े से एडजस्टमेंट चेंज कर दिए। कंसोलिडेशन का एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें एडजस्टमेंट कम कर दिया। हेमल लिमिटेड का एक क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है, वही क्वेश्चन पूछा, बट उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स उन्होंने कम कर दिए। वो क्वेश्चन बहुत टफ और एम्बिगुअस था। ये वाला क्वेश्चन कंपेरेटिवली कम टफ और कम एम्बिगुअस था। एमसीक्यूज अगर मैं बोलूं तो दोस्तों ये समझ लो कि अपने एमसीक्यूज एवरेज थे और अबव एवरेज कुछ 20 मार्क्स तक के एमसीक्यू इजीली डुएबल, 4-5 एमसीक्यूज डेफिनेटली एम्बिगुअस, इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज में कुछ इशू, एंड इस तरह से आप बोल सकते हो हियर और देयर। नए तरह के क्वेश्चन थे, अनलाइक एएफएम जिसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को ही तोड़ के इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यूज बनाए एएफएम में। एफआर में ऐसा नहीं था, डिफरेंट नए तरह के मेजॉरिटी क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट डुएबल थे। बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं था एमसीक्यू वाला पोर्शन इस बार इन कंपैरिजन टू सम ऑफ द प्रीवियस अटेम्प्ट्स। तो टिप्स क्या है सर जनवरी 26 में 26 के लिए? आई थिंक मोस्टली नवंबर 23 के बाद टिपिकल टफ पेपर आया नहीं है, एंड आप ये कह सकते हो कि अगर इंस्टीट्यूट के सीएस अच्छे खासे मात्रा में इस बार भी प्लेस हो जाते हैं जैसे पिछले अटेम्प्ट में हुए, तो यू डोंट एक्सपेक्ट रियली दैट बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा अगले पर्टिकुलर अटेम्प्ट में। हावेवर एफआर में पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूट नए क्वेश्चंस यूजुअली नहीं पूछता है, आएंगे तो भी आप आरटीपी पे फोकस करना। अगर आपकी जन 26 की आरटीपी में बहुत नए और टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं तो मे भी हो सकता है, बट आप मान सकते हो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल मोरलेस पूरी तरह से कवर कर लेने से 80 to 90% ऑफ द पेपर आपका अच्छे से कवर हो जाएगा, इंक्लूडिंग ऑब्वियसली ऑल द आरटीपीज, एमटीपीज इन द पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। अमेंडमेंट सर 6 महीने पुराना अमेंडमेंट एप्लीकेबल होता है, तो कट ऑफ डेट होती है 30 जून फॉर जनवरी। उस लॉजिक से जो इंडेस अमेंडमेंट रूल्स 2025 में पब्लिश हुए थे वो अपने लिए एप्लीकेबल हो जाना चाहिए। हालांकि फाइनली आरटीपी में पता पड़ेगा, इसमें सिर्फ इंडेस 21 में एक्सचेंजेबिलिटी और 101 में एक माइनर सा अमेंडमेंट है। इससे आपकी एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो अपनी पढ़ाई एज इट इज ऑन रखिए, और ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट अपन अदरवाइज यूट्यूब के थ्रू कवर कर लेंगे। लेट द आरटीपी क्लैरिफाई वेदर इट विल बी देयर इन द कोर्स और नॉट। जहां तक लेक्चर्स की बात है, तो जस्ट इन केस इफ एनीबडी इज आल्सो प्लानिंग फॉर टेकिंग द बैचेस, रेगुलर बैच, एग्जाम ओरिएंटेड बैच और पावर बैच, 3 कैटेगरी की अपनी क्लासेस होती हैं। रेगुलर में सब कुछ कवर होता है अलॉन्ग विद ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर सॉल्व्ड इन द क्लास। द आइडिया है इसकी साथ साथ में आप क्वेश्चंस भी क्लास के हमारे साथ साथ कर लो, ताकि बैच के साथ साथ आपकी क्वेश्चन बैंक और सारे कॉन्सेप्ट साथ में हो जाए। एग्जाम ओरिएंटेड में थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्लास में जो प्रैक्टिस होते हैं वो कम हो जाते हैं, बट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये रेगुलर बैच से कट करके नहीं बनाई जाती है, ये फ्रेश बैच ली जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अपन ने रेगुलर बैच एक ली और उसमें से स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी और उसमें से कुछ क्वेश्चंस कट कर दिए और उसको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से दे दिया। ये पूरी ऑल टुगेदर डिफरेंटली कंडक्ट करी जाती है, क्योंकि ये एबीसी फोकस्ड होती है। तो जो टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो ज़्यादा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, उन पे ज़्यादा एम्फेसिस होता है और बाकियों पे थोड़ा कम। तो रेगुलर बैच में जैसे हम डिस्क्लोजर्स भी डिस्कस करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड में क्योंकि डिस्क्लोजर्स आते ही नहीं है तो उसका कवरेज बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। तो देयर इज अ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट इन दैट सेंस, बट यस कॉन्सेप्ट वाइज हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे कोई भी दोनों में से बैच लेके। दिस इज ओनली अ रिवीजन बैच, दिस इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स हु ऑलरेडी डन एफआर एंड वांट टू ब्रश अप, और स्टूडेंट्स जिनका 2-3 अटेम्प्ट पहले एफआर कंप्लीट हो चुका है और आईबीएस के लिए एफआर तैयार करना चाहते हैं। 225 और फॉर रेगुलर बैच, 140 आवर्स फॉर एग्जाम ओरिएंटेड और 80 आवर्स फॉर पावर, विच इज मोर ऑफ अ रिविजनरी बैच। सर नई पावर बैच आएगी क्या? उसका अनाउंसमेंट अभी पेंडिंग है। किताबें ब्रह्मास्त्र अपडेटेड विद ऑल द अमेंडमेंट्स,
एक्सेप्ट जो आरटीपी में अभी नोटिफाई होगा तो। और क्वेश्चन बैंक आपकी सितंबर 25 के पेपर तक के क्वेश्चंस और उससे पहले तक के सारे एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चंस विद आंसर्स क्वेश्चन बैंक में अपडेटेड और अवेलेबल है। अब आप ऑर्डर करेंगे तो आपको ये अपडेटेड क्वेश्चन बैंक मिलेगी। इसकी पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो पीडीएफ से प्रिंट निकाल लें या फिर आप ऑर्डर करके किताब ले लें। एएफएम का पेपर कैसा आया था सर? डिस्क्रिप्टिव पार्ट 80% ईजी था, 20% मीडियम था, ओवरऑल ईजी। एमसीक्यूज डिस्क्रिप्टिव को ही तोड़ के एमसीक्यूज बनाए, क्वाइट डुएबल। और आखिरी टफ पेपर नवंबर 24 में आया था। आई थिंक जो नॉर्मल आप जैसे एएफएम प्रिपेयर कर रहे हो वैसे ही करते रहेंगे तो काम हो जाएगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा टिप्स की ज़रूरत बनती नहीं है। ऑडिट पे आते हैं तो इस बार एबीसी बेस्ड पेपर था। इसका मतलब जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो ज़्यादा पूछी गई, कम इंपॉर्टेंट चीज़ें कम पूछी गई। दैट इज़ वाई पेपर इस बार एवरेज टू अबव एवरेज था। डेफिनेटली पिछले अटेम्प्ट के कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर। थैंक यू आईसीआई, कुछ तो अच्छा किया। चैप्टर 19 से अच्छे क्वेश्चंस आए और क्योंकि वो कोड ऑफ एथिक्स है आपका, प्रोफेशनल एथिक्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, तो वो डुएबल है अपने लिए, इसलिए पेपर थोड़ा और ज्यादा कंफर्टेबल लगने लगा। इट हैड वेरी गुड, इनफैक्ट द हाईएस्ट वेटेज। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया चैप्टर 6, 9, 11 और 16 में से। और 17 तो ये कौन कौन से हैं सर? ये 500 सीरीज के 560, 70, 80 ये 3 स्टैंडर्ड है। चैप्टर 9 आपका 4000 सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स हो गए रिलेटेड सर्विस के। Then 11 is 3000 series and 16 is internal audit. 17 में 3 टॉपिक है, इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलिजेंस और फॉरेंसिक, जिसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, वो भी ऑप्शनल में, एथिक्स के ऑप्शन में। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट ने एथिक्स वाला ही किया होगा। तो सर आप ये बता रहे हो ये इस बार नहीं आया तो अगली बार आ सकता है, ये गातित। तो इन चैप्टर्स को अब हमें थोड़ा सा जनवरी के लिए फोकस करना चाहिए। क्वेश्चंस नए थे। ऑडिट एकमात्र ऐसा पेपर है फर्स्ट ग्रुप में जिसमें इंस्टीट्यूट मेजॉरिटी क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन रिपीट एज इट इज नहीं होते हैं, रिलेटेबल हो सकते। इसका मतलब ये नहीं है क्वेश्चन बैंक नहीं करना है, वो एप्लीकेशन के लिए जरूरी है आपको कि भैया ये कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ा है इस पे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर क्या आते हैं, खासतौर पे स्टैंडर्ड्स में। बट क्वेश्चन आंसर बेस्ड अप्रोच काम नहीं करेगी कि मैं Q&A सॉल्व कर करके ऑडिट तैयार कर लूँ या कुछ चैप्टर्स में ऐसा कर लूँ, नहीं करना। तो ओके, दैट वाज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू टिप्स विच आर शेयरिंग। हाँ, एमसीक्यूज की बात करें तो नए क्वेश्चंस थे, एवरेज टू अबव एवरेज, पिछले 2 एग्जाम से कंपैरेटिवली आसान। और चैप्टर 7 यानी कि आपके रिपोर्टिंग, जिसमें कि ऑडिट मैटर, मॉडिफाइड ओपिनियन, उससे रिलेटेड काफ़ी थे। तो मैं क्या कह रहा था आपको, कैसे आपको टिप्स क्या हैं? सबसे पहले पूरी कवरेज पे फोकस करना, पर एबीसी बेस्ड पैटर्न था इस बार, आगे कंटिन्यू रहेगा। तो आप सेकेंड और थर्ड रिविजन में एबीसी फोकस करना। तो पहली बार में आप सब कुछ कवर करें, कुछ भी ना छोड़ें। जैसे मैं कहता हूँ कई बार कि अभी क्या हो रहा है, इंस्टीट्यूट के पिछले 3-4 अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट डॉक्यूमेंटेशन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का कंटेंट, इस तरह की चीज़ें जो आखिरी में स्टैंडर्ड्स में होती है वो पूछने लग गए। आप फुल कवरेज करोगे तो आपको क्या रहेगा, यू विल हैव एन आइडिया, ओके ये सारी चीज़ें आ रही है, आई विल हैव टू प्रिपेयर ऑन दैट। इट इज दैट कि मैं रिविजन्स में ज़्यादा फोकस उन चीज़ों पे करूँगा जो ज़्यादा आती है और कम करूँगा दूसरों पे जो कम आती है। बट कवरेज पूरी करनी है और रिविजन एबीसी फोकस करना है। नए क्वेश्चंस क्योंकि एग्जाम में आ रहे हैं इसलिए Q&A अप्रोच काम नहीं आएगी जो मैं कह रहा था। और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्टैंडर्ड्स की बड़ी इंपॉर्टेंट है, तब आप स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि 45 to 55% स्टे वेटेज आईसीआई ने क्लैरिफाई कर रखा है चैप्टर 1 to 11 विच इज योर स्टैंडर्ड्स बेस्ड चैप्टर्स का होता है। कारो काफ़ी इंपॉर्टेंट रही इस बार, अच्छे खासे क्वेश्चन कारो में से देखने को मिले, डिस्क्रिप्टिव में भी और एमसीक्यू में भी। बाकी एज सच कोई अमेंडमेंट है क्या, तो सर कुछ भी नहीं है, एक्सेप्ट एनबीएफसी रिलेटेड कई सारे आरबीआई के सर्कुलर्स वगैरह हैं जो छोटी छोटी चीज़ों को बदलते हैं। अब इसमें से इंस्टीट्यूट कितने एप्लीकेबल करेगा। सिमिलरली बीआरएसआर में कोई एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का एक डिसीजन नया आ गया है, तो वो एप्लीकेबल करता है नहीं करता है आरटीपी से पता पड़ेगा, बट पास पैटर्न के हिसाब से मुझे लगता है इनमें से कुछ भी एप्लीकेबल होगा। तो एक से ऑडिट में कोई अमेंडमेंट नहीं है। चंगा ग्रुप 1 यहीं पर अपना डिस्कशन पूरा होता है। लेक्चर्स की बात करें तो यहाँ पे भी 3 बैचेस होती हैं, जैसे एफआर में, रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड और पावर। रेगुलर बैच इस बार अभी रिसेंटली जस्ट कंप्लीट हुई है। ये सारी बैचेस एफआर ऑडिट की 2025 की रिकॉर्डेड है, अपडेटेड है, अमेंडेड है। रेगुलर बैच इस बार पिछली बैच के कंपैरिजन में हमने बहुत ज्यादा कंटेंट बढ़ा दिया डिस्कशन में, विद लॉट मोर एग्जांपल्स एंड मोर टाइम फॉर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स इवन बेटर सो दैट इट बिकम्स इजी टू मेमोराइज। हाय सर। तो 150 आवर्स का अपना बैच है दोस्तों, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स को मस्ती के साथ शानदार तरीके से पढ़ा है, जिससे आपको सिर्फ समझना ही नहीं, याद करना भी बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे खासे प्रैक्टिस हुए।
अगर आपको लगता है ऑडिट में आपके पास प्रॉब्लम है एंड इफ यू हैव टाइम यू शुड डू दिस बैच, क्योंकि अगर आप इसे नॉर्मली 1.2 या 1.4 की स्पीड में भी देखते हैं स्टूडेंट्स तो 120 आवर्स में आप कवर कर सकते हो। एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस 80 आवर्स, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स कंपैरेटिवली कम सॉल्व होते हैं और स्पीड बढ़ जाती है, और पावर बैच रिवीजन के लिए 45 आवर्स, अगेन मेंट फॉर स्टूडेंट्स हु जस्ट वांट टू ब्रश अप देयर कॉन्सेप्ट्स, या फिर वो ऑडिट तैयार करना चाहते हैं IBS के लिए आफ्टर 2-3 अटेम्प्ट्स ऑफ क्लियरिंग द फर्स्ट अटेम्प्ट। किताब एक नई ऑडिट क्रश लॉन्च करी है, जिससे रिलेटेड मैं आपको इस बार रिवीजन वीडियोस इससे शेयर करूंगा, मजा आ जाएगा आपको। किताब आय हाय हाय, यू विल फॉल इन क्रश, यू विल हैव योर नेक्स्ट क्रश इज गोइंग टू बी ऑडिट। Then you have your drone charts and the question bank, everything updated with September 25 question paper included. ये अब आते हैं सेकंड ग्रुप पे दोस्तों। इस बार थैंकफुली सेकंड ग्रुप में DT में अगर आप देखें तो इजी था पेपर। क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो दे वर इजी, डुएबल, रिपीटेटिव, इनफैक्ट ABC फोकस भी थे, और जो प्रेडिक्टेबल एरिया है उसमें से राहुल सर ने मुझे बताया 60+ मार्क्स के क्वेश्चन उसी में से आए। RTP काफ़ी इंपॉर्टेंट रही, FR जैसी इसमें भी, प्लस ओवरऑल क्वेश्चंस इजी थे, एडजस्टमेंट्स कंपैरेटिवली जैसे हमेशा आते हैं उससे कम थे। RTP इज वेरी इंपॉर्टेंट MTPs के भी कंपैरिजन में, MCQ भी क्वाइट डुएबल थे। टिप्स क्या है इससे? नंबर चॉइस का पेपर टफ था, May 25 के MCQs टफ थे, इस बार दोनों ही कंपैरेटिवली इजी एवरेज आए। अब अगली बार क्या होगा, मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि DT थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है, ऑडिट और DT, तो आप इसमें फोकस नहीं कर पाओगे कि इसमें अगले बार पेपर टफ आएगा, आसान आएगा, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। बट हाँ, ये ज़रूर है कि अमेंडमेंट्स अभी तक कंपैरेटिवली कम पूछे गए, तो हो सकता है कि आप अमेंडमेंट्स पे फोकस कर लो, क्योंकि जो भी फाइनेंस एक्ट के अमेंडमेंट्स थे वो ना तो May 25 में ज़्यादा पूछे, ना September 25 में। एंड देन फॉलोइंग लास्ट IDT, MCQs ईजी थे, थोड़े लेंथी थे, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा, बट डिस्क्रिप्टिव में देयर वर अ कपल ऑफ क्वेश्चंस जो थोड़े से नए थे या लेस आस्क्ड टॉपिक से थे, जैसे फुट नोट से पूछ लेते, इस तरह की चीज़ों से। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि अब IDT में इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, कवरेज थोड़ी सी बढ़ा रहा है, अनआस्क्ड और लेस आस्क्ड टॉपिक पे फोकस कर रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू फोकस ऑन एवरीथिंग, एंड इट इज़ क्वाइट डुएबल ऑल्सो IDT का कंपेरेटिवली कोर्स कंटेंट और लेंथ देख के। अमेंडमेंट्स एज एक्सपेक्टेड बहुत पूछे थे, अनलाइक DT, यहाँ काफ़ी पूछ लिए। तो जनवरी 26 के बच्चों को एक शंका ज़रूर है कि यार नॉर्मली 30 मार्क के तो अमेंडमेंट ही आ जाते हैं, अब अमेंडमेंट इतने पूछ लिए तो जनवरी 26 में शायद इतने नहीं आएंगे, तो क्या आएगा। बाकी RTP से आप देख लेना, अभी एज सच कोई अलग से जनवरी 26 के लिए अमेंडमेंट नहीं है, जो एप्लीकेबल थे आपके फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, हो तो ठीक है, बट अलग से इन द लास्ट 4 months देयर आर नो न्यू अमेंडमेंट्स फॉर जनवरी 26 बोथ फॉर DT एंड IDT। दिस इज courtesy the मैम एंड राहुल सर व्हाट दे हैव टोल्ड मी फॉर IDT एंड DT एंड आदिश सर फॉर AFM। अब आते दोस्तों AFM का, जो मैंने पेपर सॉल्व किया और देखा उससे क्या निकल गया है। बस AFM के पेपर की बात करें, सबसे पहले समझो पेपर, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने पूरा पेपर पढ़ा, मैं तो FR ऑडिट के ही क्वेश्चन कर पाया, बाकी जो क्वेश्चंस थे उसमें समझ में आ रहा था कौन से सब्जेक्ट के थे, एक आध में वो भी दिक्कत आती थी, मैंने कंफर्म भी किया कि भैया ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये IDT में ही है या कहीं लॉ में तो नहीं है, और उसके बेसिस पे मैंने इस पूरे पेपर को रीड आउट करके कुछ स्ट्रैटेजीज बिल्ड करी हैं। ये काम की हो सकती है, बहुत ध्यान से सुनना आप इसको, और आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सजेशंस ले सकते हो। एक्सपीरियंस शेयरिंग आपके लिए काफ़ी मददगार होगी, अलग अलग लोगों की, और उसके बेसिस पे आप अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकते हो। बट मैंने इस पूरे को पढ़ के अपना थोड़ा सा पास्ट एक्सपीरियंस का तड़का लगा के आपके लिए कुछ सजेशंस बनाए। तो आप देखो 7वें पेज में पहला क्वेश्चन आ रहा है, पहला पेज इंस्ट्रक्शन का हो गया, यानी कि 5 पेज की तो आपकी पहली केस स्टडी है, और इसमें मार्जिन्स भी कंपैरेटिवली कम है और स्पेसिंग भी कंपैरेटिवली कम है दूसरे पेपर्स के कंपैरिजन में, यानी काफ़ी लंबा चौड़ा कंटेंट है इसका। सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि IBS का पेपर आता कहाँ से, नए क्वेश्चंस आते हैं या पास्ट वाले रिपीट होते हैं। तो अभी है ना, मैं ओपिनियन पे बात नहीं करता, पहले फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। जितना स्टूडेंट्स ने बताया और जो मैंने पढ़ के देखा, क्वेश्चंस नए तरह के थे, ऑब्वियसली बात है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन में मल्टीपल टॉपिक्स ही नहीं, मल्टीपल सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इनफैक्ट I will share with you one complete study which I did of all these particular questions. तो हर क्वेश्चन में 5 MCQ आते हैं 2-2 मार्क के, और 3 डिस्क्रिप्टिव आते हैं 5-5 मार्क के। 25 मार्क का एक MCQ, सॉरी एक केस स्टडी होता है, और 5 में से 4 करना होती है।
पहले वाला अगर आप देखें तो इट वाज लाइक 5 to 6 पेजेस की आपकी पहली केस स्टडी थी। आप देखो उसमें फर्स्ट सेकंड ऑडिट रिलेटेड था, फिर आईडीटी रिलेटेड, फिर एफआर, फिर डीटी, फिर ऑडिट, फिर लॉ, फिर आईडीटी। यहाँ पे एससीएमपी कहीं कुछ नहीं था। अगले में आप देखेंगे तो एससीएमपी आ गया। डिस्क्रिप्टिव में आप देखोगे अगले 3 में एफएम बेस्ड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे 5-5 मार्क के, एफआर बेस्ड थे, थैंकफुली ऑडिट बेस्ड डिस्क्रिप्टिव नहीं मिले हमें इस बार। डीटी में जो थे ज्यादातर इंटरनेशनल टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड और एक मैट से रिलेटेड क्वेश्चन था। बट इंटरनेशनल टैक्सेशन का काफी फोकस था, ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर काफी फोकस था। एससीएमपी का अगर मैं इंडिविजुअली देखूं तो सबसे ज्यादा वेटेज रहा, अगर मैं आइडेंटिफाई स्पेसिफिकली करूं क्वेश्चंस को, और सबसे कम वेटेज मुझे लॉ का दिखा। तो इसके एनालिसिस को अगर आप देखो तो यहाँ पे आई हैव शेयर्ड दिस पर्टिकुलर थिंग कि हर क्वेश्चन में कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कितना सारा कंटेंट था, एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव मिला के। अब इससे समझ में क्या आता है और सर स्ट्रैटेजी क्या बननी चाहिए। तो देखो एफआर, एससीएमपी इस पर्टिकुलर टाइम में अगर आप पर्टिकुलरली बात करो सबसे ज्यादा वेटेज, डीटी भी ऑलमोस्ट उसके आसपास ही था। कंपेरेटिवली नेक्स्ट स्टेज पे बात करें तो एएफएम, ऑडिट और आईडीटी, एंड फाइनली लॉ था। तो ये तो तय हो गया दोस्तों कि कोई भी एक सब्जेक्ट का फोकस या वेटेज बहुत ज्यादा या एक का बहुत कम ऐसा नहीं है। यस, देयर इज अ माइन्यूट वेरिएशन बिटवीन इट। 13 से 23 मार्क का गैप था। पहले अपन समझते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए अगर हम ऑलरेडी ग्रुप 1 क्लियर कर चुके हैं। अगर आपका ग्रुप 1 क्लियर हुए तो इनफैक्ट मैंने शेयर किया है टिप्स टू एक्सेल, उसमें स्पेसिफिकली सेट कि आपको कोई क्लासेस लेने की जरूरत ग्रुप 1 की नहीं है। अगर आप अभी सिर्फ ग्रुप 2 के लिए अपर कर रहे हो और ग्रुप 1 आपने पिछले 1 साल में यानी कि पिछले 2 अटेम्प्ट में क्लियर किया है तो, लेकिन अगर उससे ज्यादा समय हो गया है ग्रुप 1 क्लियर करे तो देयर इज अ बिग चांस कि जो क्वेश्चंस आपके आएंगे, जैसे एफआर का कोई क्वेश्चन आया या एफएम का कोई क्वेश्चन आया टिपिकली, तो आप अनलाइकली है कि वहां पर सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं जिसमें आपने किताब खोली और सीधे आंसर मिल गया। आपको खुद को दिमाग लगा के कंसेप्ट अपने अप्लाई करके कैलकुलेशंस करके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन के पैटर्न भी थोड़े से, जो चीज़ें पूछते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होती है। तो जैसे एफआर में जो हम नॉर्मली क्वेश्चंस करते हैं कि भैया इसमें टेबल बना दो, जर्नल एंट्रीज दे दो, यहाँ पे अलग होता है कि डिस्कस करो इसका रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, क्राइटेरिया के अनुसार क्या क्या होना चाहिए। तो थोड़ा सा जो क्वेश्चंस आते हैं उसका पैटर्न अलग है। 5-5 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं सारे, जो भी डिस्क्रिप्टिव होते हैं। तो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ द होल पेपर शुड बी फ्रेश इन योर माइंड, जिससे जैसे ही आपने पेपर पढ़ा तो आपको समझ में आया अच्छा ये इससे रिलेटेड है। जैसे एथिक्स का ही पहला क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था वो पढ़ के समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन ऐसे 250 का नहीं है, नोक्लार का है, जो पहला एमसीक्यू था कि एक लिस्टेड कंपनी का सीएफओ को कोई नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन दिखाए तो वो पर्टिकुलर लॉ एंड रेगुलेशन के नॉन कंप्लायंस पे उसने कोई एक्शन नहीं लिया। अब आप ऐसे 250 सोचोगे तो भैया वो तो ऑडिटर के लिए, ये तो सीएन सर्विस है, उसके लिए ये नोक्लार लगता है, एथिक्स में प्रोविजन है। तो ये क्या है, आपने अभी अभी ऑडिट पढ़ा है, क्लियर किया है इन द लास्ट 1 or 2 अटेम्प्ट, अब ग्रुप क्लियर किया है तो फ्रेश रहेगा। उससे पुराना रहेगा तो एकदम रिलेट नहीं कर पाओगे, और फिर आप किताब में ढूंढने ही गलत चैप्टर में अगर चले गए, ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत अनलाइकली आप आंसर दे पाओगे। तो सबसे पहली चीज हमें कब बैच लेने की जरूरत है, लेनी भी है तो आप यूट्यूब के रिवीजन वीडियोस से काम होता है तो वो भी देख सकते हो। आई थिंक उससे भी डुएबल है। आप चाहते हो सिस्टमैटिक एक बैच लेना है तो पावर जैसी आप बैच ले सकते हो, जिसमें बहुत ही कम ड्यूरेशन में सारे कॉन्सेप्ट्स आपके ब्रशअप हो जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आर्ट ऑफ रीडिंग क्वेश्चंस मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से पूरी 5-6 पन्ने की केस स्टडी को स्किम थ्रू करके पढ़ लेना चाहिए, डिटेल में नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ते समय जितने किरदार हैं उसमें, यानी जहां जहां नाम दिए गए हैं वो सब पे फोकस करना चाहिए, उनको अंडरलाइन कर लो। ज्यादातर मैंने देखा क्वेश्चंस को अगर आपको कोरिलेट करना है, टैग करना है, तो या तो लिखा हुआ रहता है सीएफओ, या किसी का नाम दिया हुआ रहता है, या कंपनी का नाम दिया हुआ रहता है, या कोई ऐसा कीवर्ड होता है जिससे आपको रिलेट हो जाता है। लकीली मैंने जितनी केस स्टडी पढ़ी, पांचों की पांचों ये पेपर की, कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने में मुझे ऐसा नहीं लगा कि उसकी इंफॉर्मेशन 1 या 2 पैराग्राफ जो कॉन्सिक्यूटिवली दिए गए उसके बाहर है। मतलब ऐसा नहीं है कि पेज 1 की इंफॉर्मेशन मुझे कोई एक पर्टिकुलर डिस्कशन पेज 4 पे दिया गया है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव या एमसीक्यू नीचे पूछा है, तो वो पेज 4 की इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन का आंसर मैं पेज 4 पे दी गई इंफॉर्मेशन से ही दे रहा हूँ। मुझे उसमें पेज 1, 2, 3 पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट शुरू की इंट्रोडक्टरी चीज है कि लिस्टेड कंपनी है नहीं है, इस तरह की बात। तो
ऐसा नहीं है कि मुझे 5 पेज की पूरी केस स्टडी पढ़ के एकदम ऐसे याद रखनी पड़ रही है कि भैया कहीं कोई दूसरा पॉइंट इसको कोरिलेट करके टिपिकली टफ ना कर दे। इस पेपर की बात कर रहा हूं। तो मैं कैसे कर सकता हूं? मैंने स्किम थ्रू कर लिया पूरे क्वेश्चन को, ब्रॉड आइडिया ले लिया कि भैया कंपनी क्या है, किस तरह का बिजनेस करती है, क्या क्या इश्यूज इसमें ब्रॉडली हो रहे हैं। एक टारगेट बेस्ड कि भैया मैं टोटल 10 मिनट से ज्यादा एक केस स्टडी को स्किम थ्रू करके पढ़ने में नहीं दूंगा। और फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन उठाया और उससे रिलेटेड देखा क्या टॉपिक है और उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर दिया। सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करके आपको एक केस स्टडी में 10 मार्क ही मिलेंगे, तो मेजॉरिटी 15 मार्क आपके डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड है, तो डिस्क्रिप्टिव क्रैक करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज भी मेरा ये सजेशन है कि आप बास पेपर प्रैक्टिस करो। तो क्या होगा, जैसे कि एक क्वेश्चन था एफआर का, इसमें बोला गया था कि सीएफओ ने ये स्टेटमेंट दिए, तो बताइए इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। उसमें सारे स्टेटमेंट करेक्ट लग रहे थे एक्सेप्ट 3 अकाउंटिंग रिलेटेड थे, एक इंटरनल ऑडिट रिलेटेड था। अब ऐसे पास में आप क्वेश्चंस देखोगे, या ऑडिट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिलेटेड था, तो आपको समझ में आएगा कि नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में जो ऑड वन आउट होता है वो इनकरेक्ट माना जाता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वो आपकी पास्ट पेपर जो आपने दिए हैं आईबीएस के, उसकी प्रैक्टिस आपको मदद करेगी। इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस में इंस्टीट्यूट ने क्या अप्रोच फॉलो किया, बिकॉज you don't always get the right answer, most likely, or in some cases you may only get the most appropriate answer. तो मुझे सबसे ज्यादा सही या सबसे ज्यादा गलत जो भी पूछा गया क्वेश्चन में, उस पर्टिकुलर चीज को आइडेंटिफाई करना है। तो आप पास्ट पेपर पैटर्न्स पास्ट क्वेश्चन जो केस स्टडीज दी उनसे प्रैक्टिस करें, और जो मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई सुनने की, क्वेश्चंस को पढ़ने की, उसका ध्यान रखें और उसको सॉल्व करें। मेरा ये भी सुझाव है कि आप आईसीआई की स्टडी मटेरियल को कैरी करें। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एफआर ऑडिट की बात करता हूँ, तो ऑडिट में बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं, बट एफआर में, और ऐसा मुझे 2 अटेम्प्ट में दिखा, इस बार भी और इससे पिछले अटेम्प्ट में भी। और मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता भी हूँ ये कि डिस्क्लोजर के ऊपर बेस्ड एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब क्या होता है, यूजुअली आपकी किताबों में डिस्क्लोजर्स होते नहीं, अपनी ब्रह्मास्त्र में तो डिस्क्लोजर्स भी दिए गए हैं, बट क्योंकि एग्जाम में एफआर में नहीं आते, तो बहुत सारी किताबों में डिस्क्लोजर्स होते नहीं है कंटेंट कम करने के लिए, जो कि ठीक बात भी है, बट आईबीएस में वो काम आता है। तो अगर आप ब्रह्मास्त्र ले जा रहे हो तो उसमें डिस्क्लोजर्स है, बट आप इसकी जगह स्टडी मटेरियल ले जाओ इनकेस अगर आप ब्रह्मास्त्र नहीं रखते हैं तो, क्योंकि डिस्क्लोजर वाले क्वेश्चन आप अपनी किताब से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो स्टडी मटेरियल ले जा रहे हो तो उसकी एक चीज़ ध्यान रखना कि पूरे स्टडी मटेरियल को आपको एक बार प्रिपरेशन स्टेज पे स्किम थ्रू करना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो सर? एब्सोल्युटली, आईबीएस के लिए स्पेसिफिकली। इससे आपको मदद एफआर में भी मिल जाएगी कि चलो मेरे सारे टॉपिक्स कवर होते जा रहे हैं, कहीं कुछ लग रहा है आपको कि यार ये चीज़ और बेहतर दिख रही है, या ये प्रेजेंटेशन या ये एग्जाम्पल, तो आप मार्क भी कर सकते हो। ऐसा मिलेगा नहीं अपने केस में, नॉर्मली अपन सब कवर करते क्लास में, बट स्टिल। एंड सेकेंड, आप थोड़ी सी मार्किंग करके रखेंगे, पन्ने मोड़ के रखेंगे, स्टिकी नोट्स लगाएंगे, तो इससे फ़ायदा बेसिकली ये हो जाएगा आपको कि एग्जाम में अगर आपको कहीं जस्ट इन केस ये स्टडी मटेरियल से उठा के कुछ निकालना है, तो यू विल बी ईजिली एबल टू एक्सेस इट। बाकी इंस्टीट्यूट का डिटेल्ड इंडेक्स होता ही है शुरू में हर मॉड्यूल में, तो आपको हर चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक किस पेज नंबर पर हैं वो भी दिख जाते हैं। तो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं आजकल जो इंटर से पास होते हैं, वो पहले आपके इलेक्टिव पेपर सारे कर लेते हैं। तो मेरा कहना है कि 4 इलेक्टिव में से आप एससीएमपी लॉ पहले कर लोगे, तो आईबीएस में आपको क्वेश्चंस आप देखो 20+ मार्क्स का आपका एससीएमपी था, तो आप सोचो कि टोटल ऑलमोस्ट 36 मार्क का एससीएमपी लॉ है, और आपने सोचा है कि इसको आपने अभी क्लियर कर लिया, 3 साल बाद 2 साल बाद आपकी फाइनल की एग्जाम है, आप ब्रशअप नहीं करोगे, आप उसको सॉल्व कर पाओगे, थोड़ा सा अनलाइकली। तो अगर आप अभी क्लियर कर रहे हो तो या तो फिर आप वापस से आखिरी के 6 महीने में इसको रिवीजन के लिए इंक्लूड करें, उतनी डेप्थ में नहीं जितना कि आपने दूसरे सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट के लिए 5 सब्जेक्ट के लिए करना है, बट यू कैन नॉट इग्नोर इट। तो आप प्लान में उसे भी इनबिल्ड करके रखो, या फिर अगर आपने अभी क्लियर ही नहीं किया है तो आप उसको लेटर स्टेज पे ही रखो, थोड़ा ताज़ा पड़ा हुआ रहेगा, फिर फटाफट रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि 2 साल पढ़ा हुआ फिर रिवाइज करोगे तो नए पढ़ने जैसे ही हो जाएगा, क्योंकि इतनी डेप्थ में ऐसे भी आप पहली बार पढ़ोगे नहीं। ये मेरी तरफ से कुछ आईबीएस के पेपर के लिए जो टिप्स मैंने पढ़ के निकाली उससे थी, एंड इसके बेसिस पर अब आप बेहतर प्रिपेयर कर सकते हो। पेपर टफ था, जो देने बैठता है उसे एग्जैक्टली और ज़्यादा समझ में आता है, पता पड़ता है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने जब पूरा पेपर पढ़ के देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि पेपर की टफनेस की प्रॉब्लम है, उसकी लेंथ, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ये सब पेपर को बहुत टफ बनाती है। ये कुछ टिप्स लेके मैं उसकी टफनेस लेवल को कंपैरेटिवली थोड़ा मैनेजेबल कर सकता हूं, और इसे भी एक स्कोरिंग पेपर, 40 की दिक्कत तो इस पेपर में भी मुझे नहीं लगता आनी चाहिए, बट ऐसे पेपर को भी स्कोरिंग बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो मिलते रहेंगे और बहुत सारे रिविजन्स आते रहेंगे, यूट्यूब पर बने रहेंगे आप लोग चैनल में, और ये सारी टिप्स आपके काम की है। टेलीग्राम चैनल से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।